नमस्कार। द फेडरल देश में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। और आज हम फिर चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर, जहां रविवार को हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह ने 60,000 से ज्यादा सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटा। लेकिन सोमवार को सपा प्रमुख सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने इन इस नियुक्ति पर ही सवाल खड़े कर दिए और उन्होंने सवाल पूछा कि आखिरकार ये जो 60,000 लोगों की नियुक्ति की गई है, उनको जो नियुक्ति पत्र बांटा गया है, उसमें पीडीए वर्ग से कितने लोग हैं। और उन्होंने साफ तौर पे राज्य सरकार पर धांधली, पीडीए जो है उसकी अनदेखी का आरोप लगाया है। और साथ ही साथ ये भी आरोप कुंभ को लेकर भी जो है, जो कुंभ में लोग मारे गए, जिसमें राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि 37 लोग मारे गए थे। लेकिन जो बाद में एक बीबीसी की जो रिपोर्ट आई, उसमें किस तरीके से जो देखा गया कि मरने वालों की तादाद जो है वो 80 के ऊपर थी। तो इन तमाम बातों को लेकर अखिलेश यादव ने अमित शाह, योगी और खासतौर से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। और ये भी दावा किया कि 2027 में जो विधानसभा चुनाव होंगे, उसमें योगी सरकार को पीडीए जो है वो उखाड़ फेंकेगा। और इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ शिल्पी सेन लखनऊ से जुड़ गई हैं, और ललित राय हमारे सहयोगी भी इस चर्चा में साथ शामिल हैं। तो शिल्पी, आपके पास आते हैं। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे योगी अमित शाह की जुगलबंदी को लेकर, किस तरीके से वहां पे केशव मौर्य को कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अमित शाह ने अपना मित्र बताया। लेकिन इस पूरे नियुक्ति का जो मामला है, उसमें ही सवाल खड़े कर दिए सपा सुप्रीमो ने। क्या लग रहा है, उनकी क्या मंशा आपको नजर आती है, और क्यों उन्होंने इतने तल्खी भरे शब्दों का इस्तेमाल किया कि पीडीए की हिस्सेदारी ही नहीं है इस पूरी नियुक्ति में, सरकार इसको बताए। देखिए मनीष जी, जिस तरह से रविवार को जो भर्तियों के लिए नियुक्ति पत्र दिए गए, उसमें सीधा-सीधा समाजवादी पार्टी की सरकार यानी अखिलेश यादव सरकार, जो पिछली सरकार थी, उस पर अमित शाह ने निशाना साधा था। लेकिन कल लोग ये एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि अखिलेश यादव इस पर पलटवार करेंगे, निशाना साधेंगे योगी सरकार पर भी और इसका जवाब देंगे। लेकिन ये जिस तरह से बात कही गई है, वो बात एक सियासी संकेत है, वो ये कि पीडीए संजीवनी है अभी भी अखिलेश यादव के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर उन भर्तियों में ये सवाल किया कि वो ये पूछना चाहते हैं कि इसमें पीडीए की संख्या कितनी है। आप जानते हैं कि पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो उन्होंने सूत्र दिया था, जो उन्होंने नारा स्लोगन दिया था, लोकसभा चुनाव में उससे कितनी बड़ी सफलता समाजवादी पार्टी को मिली, एक तरह से कमबैक आप उसको कह सकते हैं राजनीति में, पूरी तरह से जिस तरह से फुल फोर्स के साथ वो वापस आए और बीजेपी के जो ग्राउंड पर जिस तरह से बीजेपी के समीकरण थे, उसको एक तरह से पीडीए के नारे ने ही ध्वस्त कर दिया। तो अब अखिलेश यादव लगातार पीडीए को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पीडीए के सूत्र को, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन जिस तरह से कल उन्होंने नियुक्तियों पर सवाल उठाया है, उससे कई बातें स्पष्ट हैं कि एक तो आगे वो पीडीए को लेकर ही चलने वाले हैं, यानी उस संजीवनी के भरोसे हैं जिस संजीवनी से लोकसभा चुनाव में उनको आगे बढ़ने का मौका मिला था और समाजवादी पार्टी ने एक तरह से बीजेपी को और उनके अभियान को ध्वस्त कर दिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन जिस तरह से मुश्किलें, जिस तरह से अड़चने आई, उसमें इस पीडीए के नारे और बीजेपी में जो बीजेपी की जो सीट्स आई हैं, उसका बड़ा एक रोल था, उसकी बड़ी भूमिका थी। और खासतौर पर पूर्वांचल में भी आपने देखा, ललित जी बेहतर बता पाएंगे कि किस तरह से पीडीए के नारे ने काम किया था अखिलेश यादव के लिए। तो अब फिर से उस पीडीए को एक संदेश देने की बारी है, चाहे वो नियुक्तियों का सवाल हो या और कोई मौका हो, और अखिलेश यादव इसको हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए उन्होंने ये बात कही। दूसरी जो बात थी इसमें वो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अमित शाह ने सीधे सीधे पिछली नियुक्तियों पर सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि पिछली सरकार में गुंडों का फरमान चलता था, लेकिन अब कानून का शासन चलता है और इस बार न
फर्जी न खर्ची, सिर्फ मेरिट के आधार पर नियुक्तियां हुई हैं, यानी जो नियुक्तियां हुई हैं उसकी बात उन्होंने की थी। तो ये भी अपने आप में एक अखिलेश यादव पर निशाना था, जिसका उन्होंने सीधे तौर पर जवाब दिया है। लेकिन मुझे लगता है अखिलेश यादव के ये कहने के बाद पीडीए का सूत्र और पीडीए का नारा बहुत ज्यादा सुनाई पड़ने वाला है आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि सामने पंचायत चुनाव भी हैं उत्तर प्रदेश में। मनीष जी। शिल्पी, मैं आपसे ये सवाल कर रहा था कि अखिलेश जब ये दावा कर रहे हैं कि किस तरीके से भर्ती की गई, तो आरक्षण के प्रावधान तो उसको नॉर्म्स को तो फॉलो किया गया होगा इसकी नियुक्ति में, फिर वो सवाल क्यों उठा रहे हैं? देखिए, ये एक सियासी सवाल भी है, क्योंकि पीडीए उसमें कितने हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से नियुक्तियों में इस बात को लेकर के जो राज्य सरकार ने नियुक्तियां की हैं, उसमें भी ये बात सवाल उठा है कई बार। और बल्कि अखिलेश यादव ही क्या, जो राज्य सरकार में मंत्री हैं, आशीष पटेल, जो कि बीजेपी के सबसे पुराने जो एलाइज है, अपना दल, अनुप्रिया पटेल उनके साथ रही हैं, उनके पति भी हैं और राज्य सरकार में मंत्री भी। उन्होंने भी कई बार भर्तियों में इस बात को उठाया है कि अगर उस तरह के लोग नहीं मिलते हैं तो वो पोस्ट भरी जाती है। अब अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाए, निश्चित रूप से उस नॉर्म का पालन हुआ है राज्य सरकार की तरफ से, तो यही बताया गया है। लेकिन फिर भी पीडीए की उन्होंने जो संख्या जाननी चाहिए, उन्होंने इस बात को कहने की कोशिश की है कि पीडीए कहीं भी प्राथमिकता में नहीं है बीजेपी सरकार के या प्रदेश की योगी सरकार के, और बल्कि उनकी प्राथमिकता में है। तो ये आने वाले राजनीति का एक संकेत भी आप उसको समझिए। और एक और बात जो मुझे महत्वपूर्ण लगती है, वो ये है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से ध्वस्त किया गया पीडीए के नारे ने, जिस तरह से बीजेपी के समीकरणों को या उनकी जो स्ट्रैटेजी थी, वो कहना ज्यादा सही होगा, रणनीति जो थी उसको ध्वस्त किया। उसके बाद आप देखिए बीजेपी लगातार पीडीए पर काम कर रही है, यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक कभी बीजेपी का उस तरह से अगर मेनली मान लिया जाए मुस्लिम्स को, हालांकि अल्पसंख्यक में सभी आते हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय है, वोट नहीं रहा है, लेकिन बीजेपी उस पर काम कर रही है। और आपने देखा होगा 31 मई को जो अहिल्याबाई होलकर की जयंती थी, जो उसको इस बार बीजेपी ने इतने बड़े स्केल पर मनाया है कि वो शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि वो धनगढ़ समाज से आती हैं, यानी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा समुदाय है पाल, बघेल, गरड़िया क्या, जो उनको अपना मानते हैं। और आप देखिए कि उनकी जयंती किस तरह से इतनी बड़े लेवल पर मनाई गई। वहीं आप अभी 10 जून को देखिए कि मुख्यमंत्री खुद बहराइच गए थे और महाराजा सुहेल देव की उन्होंने प्रतिमा का अनावरण किया था, जिन्होंने सैयद सालार मसूद गाजी को हराया था। तो ये सब जो पीडीए को लेकर के, यानी इन समुदायों को जोड़ने के लिए जो बीजेपी की कोशिश है, वो कोशिश कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के उस पीडीए का जवाब देने की है। अखिलेश यादव ये जानते हैं, इसीलिए अपने पीडीए के स्लोगन को, नारे को, सूत्र को वो सहेजना चाहते हैं और बार बार पीडीए की बात करते हैं। नियुक्तियों में भी सवाल उठा करके उन्होंने एक तरह से इस बात को ही और आगे बढ़ाया है। मनीष जी। ललित, आपके पास आना चाहेंगे, आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव अगर पीडीए का अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने कल जैसे भारत सरकार ने जनसंख्या जो सेंसस जो होना है उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया, उन्होंने यहाँ तक आरोप लगा दिया कि सरकार पे, योगी सरकार पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो जनसंख्या जो सेंसस होगा उसमें भी धांधली कर सकती है, उसको पीडीए की अनदेखी कर सकती है। तो क्या लग रहा है आपको, विधानसभा चुनाव के पहले अखिलेश यादव बिल्कुल पीडीए का कार्ड खेल के उतारू नजर आ रहे हैं? तो मनीष, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी की सरकार 2017 मतलब उसकी अंतिम कार्यकाल था, और आज 8 साल बीत गए हैं और वो शासन सत्ता से बाहर है। अगला चुनाव जो है 2027 में होगा, यानी कि 10 साल। अब 10 साल के बाद क्या है कि जब आप सरकार पे आप नहीं हैं, तो आप अपनी पुरानी बातों को कब तक दोहराएंगे। मुझे याद है, और शिल्पी जी भी इस बात से एग्री करेंगी, कि महज केवल 6 या 8 महीने पहले तक
अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के नेता बार बार ये कहते थे कि उत्तर प्रदेश में जितने भी विकास के कार्य हुए, चाहे लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे हो, उसके अतिरिक्त भी जितने भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की भी वो क्रेडिट लेते हैं कि आखिरकार वो हम हैं जिन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का एक सपना देखा। बेसिकली क्या था कि वो समाजवादी एक्सप्रेसवे था। बाद में जब बीजेपी की सरकार आई तो इसको लेकर के आरोप भी लगा कि वो केवल समाजवादियों से इतनी ज्यादा चिढ़ है भारतीय जनता पार्टी को कि उसने एक्सप्रेसवे का नाम जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि आप अपने विकास के ढोल को कब तक पीटेंगे, क्योंकि ये तो सवाल उठेगा कि अगर आपका विकास का जो पैमाना जो था, जो दावा था और जो वादे जिसको आप दावों में कन्वर्ट करने की बात क्या करते थे और कन्वर्ट भी किए, उसको क्लेम करते हैं, आखिरकार उसको जनता ने 2017 में भी नकार दिया, 2022 में भी नकार दिया। तो इसका अर्थ ये निकल के आया कि कहीं ना कहीं अब समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आखिरकार विकास का जो उनका अपना जो मूल मंत्र है जिसके सहारे वो योगी सरकार को घेरा करते थे, वो कहीं ना कहीं उसका कोई मतलब नहीं रहा। लिहाजा वो बैक टू मंडल एरा में गए और उसके बाद वो पीडीए का नारा जो है बुलंद कर दिया। और सबसे बड़ी ये चीज है कि शिल्पी जी इस बात से भी एग्री करेंगी कि 2024 के चुनाव से पहले आप देखेंगे कि जिस तरीके से फैजाबाद से जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं उन्होंने 400 पार का के नारे को जिस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी थी, उसको समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने उसको लपका और इस तरीके से प्रोजेक्ट कर दिया कि अल्टीमेटली जो हम ये कहते हैं कि जो बीजेपी का या आरएसएस का जो मंशा है कि 400 से ज्यादा सीट्स लाओ और उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बेसिक परिवर्तन कर देंगे, उस नरेशन को काउंटर करने में बीजेपी नाकाम रही थी और उसका खामियाजा आपको यूपी के लोकसभा चुनाव में नजर भी आया। अब क्या है कि समाजवादी पार्टी को यह लगता है कि शायद जो पीडीए का जो नारा है जिसके जरिए वो अपनी अलाइज के साथ, मतलब कांग्रेस के साथ मिलकर के 46-47 सीट जीतने में कामयाब हुए, वो चीज काम कर सकती है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि मनीष 2024 के चुनाव के पहले खासतौर से नौकरियों में जो आरक्षण का एक मुद्दा था, उसमें वो बकायदा लिस्ट लेकर के जनता के बीच जाते थे और कहते थे कि देखिए इस विभाग में इतनी वैकेंसी निकली हुई थी, इसमें इतना जनरल था, इसमें इतना ईडब्ल्यूएस था, इतना ओबीसी था, इतना जो है एससी था, एसटी था। लेकिन एससी एसटी ओबीसी के साथ जो ये सरकार क्या करती थी कि नॉट कैंडिडेट सुटेबल फाउंड का एक क्लॉज जोड़ती थी और उसके बाद जो उनको दरकिनार कर देती थी। अभी हाल ही में आपने देखा कि बिहार की एक सभा में भी और राहुल गांधी ने भी इस बात को कहा था कि जो न्यू ये जो नॉट सुटेबल फाउंड कैंडिडेट है ये नया मनुवाद है। तो कहीं ना कहीं क्या है कि अखिलेश यादव को ये लगता है कि जो पीडीए का नारा है उसको जितना ज्यादा बुलंद करेंगे और कहीं ना कहीं उनका जो वोट जो होगा वो कंसोलिडेट होगा। लेकिन सवाल ये है कि सियासत जो है ओपन एंड है, वो क्लोज एंड नहीं है। आप देख रहे हैं जैसा कि शिल्पी जी ने भी जिक्र किया था कि किस तरीके से सुहेल देव के प्रतिमा का अनावरण हुआ और उसके बाद छोटे छोटे ग्रुप्स को एक बार फिर साधने की तैयारी चल रही है। तो अखिलेश यादव के मन में सवाल वही हो गई कि जो आधार बेस जो है जिसके आधार पर उनको सीटें मिली थी, अगर उसमें कहीं किसी तरह का डेंट अगर बीजेपी की तरफ से लगता है तो निश्चित तौर पे 2027 का एक जो सपना है 10 साल के बाद सरकार बनाने का, तो वो जो है टूट जाएगा। तो अभी की स्थिति यह है कि और खासतौर से वो फिर वही एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जैसा कि आपने कहा कि भाई जो सेंसस होगा उसमें कास्ट सेंसस जो होगा उसकी सही तरीके से उसका इन्यूमरेशन नहीं होगा, सही तरीके से बात नहीं रखी जाएगी। तो एक डिरेल करने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है और ये बताने की कोशिश हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ की बात करती है और मन के अंदर भाव कुछ और रहता है, जुबान पे कुछ और रहता है। जुबान पे ही केवल पीडीए के वेलफेयर की बात बीजेपी के नेता करते हैं, लेकिन जब जमीनी स्तर पर उसको एक्टिवेट करने की बारी आती है तो फिर वो कहीं ना कहीं चुप्पी साध लेते हैं। जी मनीष। तो शिल्पी आपसे ये प्रश्न है कि कुंभ का मसला एक बहुत ही बड़ा मसला है जिसको अखिलेश यादव ने कल उठाया और कुंभ के मामले में जो मृतकों की जो संख्या है उसको लेकर किस तरीके से चीजें अनफोल्ड हो रही है उत्तर प्रदेश में। क्या जो बीबीसी की जो रिपोर्ट आई उसका कुछ असर है, उसकी कोई चर्चा है? क्योंकि अखिलेश यादव तो जाहिर तौर पर इसको, आपको याद होगा कि कोरोना काल में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में संगम के किनारे हमने लाश देखे थे और विधानसभा चुनाव में भी वो मुद्दा बनाने की कोशिश की गई थी और ये भी किसी से छिपा नहीं है कि उत्तर बीजेपी की संख्या 2022 विधानसभा चुनाव में 17 के मुकाबले कम हो गई थी, लेकिन उस मुद्दे का असर नहीं हुआ। लेकिन क्या कुंभ का जो मृतकों की जो संख्या है
उसका असर कुछ है या केवल अखिलेश इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मनीष जी, कई बार सियासत में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है, यानी आप जो बयान देते हैं, आप जिस तरह से आपका अप्रोच है, अगर आपको कोई आंदोलन करना है, अगर आपको कोई बात कहनी है, उसकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप कुंभ पर ये जो रिपोर्ट बीबीसी की आई है, जिसके बाद से ये चर्चा फिर से शुरू हो गई है, इसको अगर देखें, तो इसको 1 सप्ताह का समय बीत चुका है। अब अखिलेश यादव, मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन्होंने उस दिन सिर्फ़ एक ट्वीट किया था, यानी उनके हैंडल से एक ट्वीट हुआ था और उसके अलावा समाजवादी पार्टी के किसी नेता की तरफ से, किसी ऐसे नेता की तरफ से कोई बयान नहीं आया था। इसमें हम प्रवक्ताओं को अलग रखते हैं, जो अलग-अलग जगह जाकर डिबेट्स में भी शामिल हो रहे थे, क्योंकि डिबेट्स तो चैनल्स या जो दूसरी संस्थाएँ होती हैं, वो करती हैं, पार्टी नहीं करती। लेकिन पार्टी की तरफ से इस पर क्या किया गया, उसमें 1 सप्ताह का समय बीत गया। आपने देखा होगा, हम लोगों ने भी एक रिपोर्ट की थी कि जो विपक्षी दल हैं, वो इस मुद्दे को क्यों नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि जिस समय तक ये रिपोर्ट मैंने लिखी थी, उस समय तक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी इस बात को नहीं उठाया था। हालाँकि राहुल गांधी ने बाद में इस मामले को उठाया। तो अब सवाल ये है कि अगर आप टाइमिंग से किसी चीज़ में चूक जाते हैं, तो आपको उतना ज़्यादा उस बात को ज़ोर दे कर के कहने का आपका असर नहीं होता। ये एक बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से ये रिपोर्ट आई है, जिसमें बाकायदा कह तो रहे थे लोग पहले से ही कि जितनी संख्या सरकार ने बताई है, यानी 37, उतनी नहीं है, उससे बहुत ज़्यादा है। लेकिन पहली बार इतनी महत्वपूर्ण बात इसलिए इस तरह से बड़े फलक पर हो रही है, क्योंकि साक्ष्य के साथ 80 लोगों के परिवार को ढूँढने की कोशिश की गई, जिनको जो उसमें भगदड़ में जो मारे गए थे, और उनमें से भी गंभीर बात ये है कि उनमें से कुछ को जिनको मुआवज़ा दिया गया या आर्थिक सहायता हम कह सकते हैं दी गई, वो कैश दी गई, और वो भी पुलिस के लोगों ने जाकर के दिया। तो ये सवाल कल अखिलेश यादव ने उठाया है, उनसे पूछा है, सरकार से इस बात को लेकर के सवाल किया है, लेकिन ये सवाल थोड़ा पहले होना चाहिए था। दूसरी ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब भगदड़ हुई थी, उसके बाद न्यायिक आयोग बना था, लेकिन आयोग अपनी रिपोर्ट अभी तक नहीं दे पाया है। पहले 1 महीने का कार्यकाल बढ़ाया गया, उसके बाद फिर 3 महीने का बढ़ाया गया, जो जून में खत्म होने वाला है। तो ऐसे में इसका इंतज़ार सबको है, लेकिन अब हम लोगों के पास कल ही ये जानकारी आई थी कि आयोग अब उन परिवारों से भी मिलेगा, जिन परिवारों के बारे में कहा जा रहा है कि उनको आर्थिक सहायता दी गई, यानी अपना स्पैन बढ़ाया है। एक तरह से उन्होंने जाँच का दायरा बढ़ाया है। ये अपने आप में एक आप कह सकते हैं कि उन लोगों को न्याय मिलने की दिशा में एक कदम हो सकता है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव कई बार, उनकी अगर पॉलिटिक्स को आप देखें, तो वो मौके का इंतज़ार करते हैं। हम लोगों ने उस समय भी आपसे चर्चा की थी, आपस में हम लोग शिल्पी हमारे साथ संपर्क कट गया है ललित जी, लेकिन आपके पास आना चाहेंगे। कल हम लोग इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, जिस तरीके से अमित शाह ने केशव मौर्य को अपना मित्र बताया। लेकिन देखिए, जो 60,000 सिपाहियों की जो नियुक्ति का जो विज्ञापन इश्तेहार जो छापा गया, उसमें अमित शाह की तस्वीर नहीं थी, और इसको लेकर अखिलेश यादव ने तंज भी कसा है कि अमित शाह की पोस्टर ही गायब कर दी गई उसमें से। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मनीष, सियासत की तो यही खूबसूरती होती है कि उसमें शब्दों को किस तरीके से वाक्यों में कन्वर्ट करके निशाना साधा जाता है, और उसके बाद जो है जो छोटे छोटे जो संकेत होते हैं उनको उभार करके कहीं न कहीं अपने कोर वोट बैंक को जो है एक एड्रेस किया जाता है। साथ ही साथ जो एडवर्सरी है उसकी खामियों को भी उजागर किया जाता है। लेकिन देखा यह गया है कि अब भारत की राजनीति में या यूपी की सियासत में पब्लिक अब इस तरह की बातों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देती है। उसको ये मान के चलती है कि ठीक है, एक विपक्ष का नेता है और कुछ चीजों को देखा और उसको अपनी बात कहनी थी, उसने अपनी बात जो है कह दी, रख दी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखेंगे कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित तौर पे अगर आप देखिए तो समाजवादी पार्टी के सामने चुनौती बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर 2027 का चुनाव अगर वो जीतने में कामयाब नहीं होते हैं तो इसका मतलब है कि 2032 तक अखिलेश यादव के पास वैकेंसी नहीं है, और उसके बाद 2034 में फिर लोकसभा का चुनाव होगा। तो सियासत में क्या होता है कि आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कोई कोई भी राजनीतिक दल
जब लंबे समय तक सत्ता से बाहर हो जाता है तो सबसे बड़ी बात होती है कि जो उसके अपने जो समर्थक वर्ग होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके उत्साह को, उनके मोमेंटम को बनाए रखना। और इसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण जो है, अगर आप देखिए तो कांग्रेस पार्टी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस पार्टी 80 के दशक में, 90 के दशक तक ही रूल कर पाई थी। उसके बाद आज 40 साल से ऊपर का समय बीत चुका है और कांग्रेस जो है नहीं आ पाई। और स्थिति ये हो गई है कि कांग्रेस को बुनियादी तौर पर, जमीनी तौर पर अपने कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने में जो दिक्कत आ रही है, इसीलिए आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी उस हिसाब से जो प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर कि जो भारतीय जनता पार्टी के बारे में समाजवादी पार्टी ये कहती है कि यूपी का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई दल है, कोई पार्टी है, तो वो समाजवादी पार्टी ही है। तो अगर 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को फायदा नहीं होता है, मतलब सरकार बनाने में कामयाब नहीं होते हैं, तो एक बड़ा सवाल ये होगा कि उनके जो अपने समर्थक वर्ग होंगे, उनके जो अपने कार्यकर्ता होंगे, उनमें जोश का जो संचार है वो कहां से आएगा और आगे की जो लड़ाई है वो फिर कैसे लड़ी जाएगी। तो इसीलिए 2027 का चुनाव समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए करो मरो की बात हो गई है, डू और डाई वाली स्थिति बनी हुई है। और उसमें ये लगता है कि जो पीडीए की बात वो बार बार ये कहते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप जो है वो अपने कैडर्स को और पिछड़ी जातियों में ये संदेश देने की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है, कैरेक्टर है, कि इस शासन प्रशासन को भी देख लीजिए कि किस तरीके से कुछ खास अगड़ी जातियों को जो प्रशासन में मौका मिल रहा है और शेष लोग जो है दरकिनार किए जा रहे हैं। तो यानी कि सेंटीमेंट से खेलने की एक कवायद है कि किसी भी तरीके से हर वो शख्स या हर वो तबका समाज का, हर वो वर्ग जो सेंटिमेंटल तौर पर कहीं ना कहीं वो अपने आप को अलाइन इस सरकार से नहीं पाता है, मतलब योगी आदित्यनाथ सरकार से नहीं पाता है, तो उसको किसी तरीके से अपने पाले में वो खींच करके लाएं। क्योंकि ये तो बात सच है कि 402 सीटों की लड़ाई में कम से कम 202 सीट लाना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के समाजवादी पार्टी की साइकिल चलेगी। लेकिन मनीष, इससे सबसे बड़ी बात यह है कि अगर विकास के एजेंडे को, जिसको हम लोग जिक्र भी कर रहे थे, कि विकास के एजेंडे पर समाजवादी पार्टी उस तरीके से बात क्यों नहीं कर पाती है, तो उसका सीधा साधा और जीता जागता उदाहरण यह है कि समाजवादी पार्टी के शासन में 5 साल में एक एक्सप्रेसवे जिसकी ढोल समाजवादी पार्टी के नेताओं के द्वारा की जाती है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की, लेकिन ये सरकार बार बार कहती है कि ठीक है, जो सरकार में है वो तो काम करने के लिए आया है और वो काम करेगा। लेकिन इससे भी बड़ी बात है कि जो मौजूदा सरकार है, जो बीजेपी की मौजूदा सरकार है, उसमें न केवल पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बल्कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, उसके बाद गंगा एक्सप्रेसवे, फिर बाद में आजमगढ़ गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, यानी कि जो प्रदेश जो है अब प्रदेश के ई हाईवे प्रदेश के नाम से जाना जाता है, जिस प्रदेश की पहचान सिर्फ और सिर्फ गुंडागर्दी की वजह से होती थी। देश के अलग अलग हिस्सों में उत्तर प्रदेश के बारे में एक गलत धारणा थी, निवेशकों के मन में तरह तरह की शंकाएं थी, और जो आशंकाएं घर कर गई थी उसको दूर करने में मौजूदा सरकार यानी हमारी सरकार कामयाब हुई है। तो स्वाभाविक तौर पे एक ही एजेंडा समाजवादी पार्टी के पास बचता है कि वो आरक्षण के मुद्दे पर, वो सामाजिक न्याय के मुद्दे पर, वो और एक ऐसा मुद्दा है कि जिसमें एक उम्मीद उनको नजर आती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि समाज जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है और जिस तरीके से उसका एक काउंटर नरेशन भी देने की कोशिश की जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जितने जो सोशल बेसिस, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखेंगे कि थोड़ा सा इतर यूपी से आप बिहार में देखिए कि किस तरीके से नोनिया कम्युनिटी को एड्रेस करने के लिए हाल ही में एक बैठक हुई थी, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को भी जो है मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया था। तो वो संदेश एक दे रहे हैं कि चाहे वो धरती बिहार की हो, कि किस तरीके से समाज का वो वर्ग, मतलब पिछड़ा वर्ग में, दलित वर्ग में, अल्पसंख्यक में भी वो तबका जो आज तक जो मार्जिनलाइज्ड रहा है, इन लोगों की शासन सत्ता के दौरान भी उनको किसी तरीके से अपने पाले में लाया जाए। तो यानी कि उत्तर प्रदेश की जो लड़ाई है 2027 की, वो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। देखने की बात होगी कि जो ये खेमेबंदी है, जो सामाजिक तौर पर जो खेमेबंदी है, उसमें कौन पार्टी कितना ज्यादा अपने रीच को बढ़ा पाती है। क्योंकि ये तो तय बात है कि जितना ज्यादा पीडीए का नारा अखिलेश यादव की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से बुलंद होगा, उतनी ही तेजी के साथ बीजेपी के भी नेता ये कहेंगे कि ठीक है, वो पिछड़े की बात करते हैं, लेकिन पिछड़े सिर्फ कुछ पिछड़े नहीं होते हैं, बल्कि उन पिछड़ों में भी तमाम ऐसे धड़े हैं, तमाम ऐसी सब कास्ट हैं जो कि आज भी मेन स्ट्रीम में नहीं जुड़ पाई हैं, और उनको जोड़ने का जो काम है वर्ग के जरिए
हम कर रहे हैं, और इस तरीके से मतलब ये लड़ाई जो है दिलचस्प रहने वाली है। जाहिर तौर पर 2027 की जो विधानसभा चुनाव यूपी में होने वाली है और उसी को के मद्देनजर जो है कहीं ना कहीं अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ पर और इस तरीके से तंज कस रहे हैं। हमारे साथ फिर से शिल्पी सेन जुड़ गई है। शिल्पी, मेरा सवाल ललित से था और आपसे भी वही सवाल है कि आपको ध्यान होगा जो नियुक्तियां हुई हैं 60,000, उस पोस्टर से अमित शाह तो वहां पहुंच गए, उन्होंने नियुक्ति पत्र बांटा, लेकिन उस पोस्टर से अमित शाह की तस्वीर गायब थी, केवल योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री की तस्वीर थी। उसको लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने तंज कसा है और क्योंकि केशव मौर्य को उन्होंने अपना मित्र बता दिया, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर अखिलेश यादव के तंज को आप किस तरीके से देखती है? देखिए बिल्कुल मनीष जी, ये कहा जा सकता है कि अमित शाह के आने से पहले ही ये चर्चा थी, क्योंकि उनके और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते उतने सामान्य नहीं रहे हैं और इस बात को लेकर के हम लोगों ने चर्चा भी की थी। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने तंज किया है, यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा किसी ने किसी का इश्तिहार से गायब कर दिया चित्र, तो किसी ने किसी दूसरे को बता दिया मित्र, ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया था। तो इसका एक आप कह सकते हैं कि जो स्टाइल है अखिलेश यादव का, वो कई बार इस तरह से अपनी बातें कहते हैं, इस तरह से अपनी बातें रखते हैं। और ये निश्चित रूप से अमित शाह ने जिस तरह से स्टेज से यानी मंच से, सार्वजनिक मंच से केशव प्रसाद मौर्य को अपना मित्र बताया इंट्रोड्यूस कराते समय या संबोधन में जब शुरुआत करते हैं, तो वो बात यूं ही नहीं ली जा सकती, क्योंकि बीजेपी के कैडर यानी कार्यकर्ताओं ने भी और इसके साथ सियासी गलियारों में भी इस बात की बहुत चर्चा रही। और एक बार फिर से आप देखिए कि पीडीए को किस तरह से बीजेपी लाने की कोशिश कर रही है, संकेतों के जरिए, संदेशों के जरिए। और अमित शाह की ये जो बात है, इसको भी आप इस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य, आपको पता है कि पिछली बार जब पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने की एक मुहिम बीजेपी ने शुरू की थी, तो उनको ही इसकी जिम्मेदारी दी थी। तो अब ये बताते हुए कि हाँ, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, तो वो तो है ही, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का नाम लेना उनकी, आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रेटेजिक जो एक संदेश है विपक्ष को, मतदाताओं को, वो भी है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मेरा मेरा लगातार सवाल, शिल्पी आपको बीच में रोकेंगे, मेरा सवाल इसी से जुड़ा है कि जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ का चेहरा 2027 में होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर इसके क्योंकि वो जब केशव मौर्य को अमित शाह अपना मित्र बता रहे हैं और अमित शाह की तस्वीर गायब हो गई, तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के पास ये कहने का तो मौका मिल गया ना कि भाई ये जरूरी नहीं कि योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ 2027 में जो है भारतीय जनता पार्टी चेहरे चुनाव में जाएगी। और अगर केशव मौर्य की अनदेखी जिस तरीके से की जा रही है, तो इसका मतलब पीडीए की अनदेखी हो रही है, तो ये तो मुद्दा अखिलेश यादव के पास है ही। देखिए मनीष जी, ये मुद्दा तो बहुत पहले से है और जिस तरह से तंज करते रहे हैं अखिलेश यादव, अपनी बात कहते रहे हैं, आपको याद होगा कि वो कई बार अपनी बातों में स्टूल मंत्री कह करके संबोधित करते रहे हैं, यानी कि वो मुझे बात याद है। और जिस तरह से वो निशाना साधते हैं, यानी कि पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को तो खैर है ही, कोई जगह बीजेपी में नहीं मिलती, ये अखिलेश यादव ये बात दोहराते रहे। और जब जब केशव प्रसाद मौर्य पर ऐसी कोई बात आती है या मुख्यमंत्री के साथ उनके समीकरणों की या आपसी सामंजस्य की बात आती है, तो ये बात अखिलेश यादव जरूर कहते हैं। तो एक मौका सियासी वार का तो ये निश्चित रूप से था और इस पर चुटकी लेने से अखिलेश यादव पीछे नहीं हटे। लेकिन इतना तय है कि बीजेपी और खासतौर पर अगर हम गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, तो यूं ही वो कोई बात नहीं कहते, इस बात को सब जानते हैं, क्योंकि बहुत नपे-तुले शब्दों में वो बात करते हैं। तो अगर उन्होंने मंच से केशव प्रसाद मौर्य को, जहां दूसरे डिप्टी सीएम भी मौजूद थे जिनकी ज्वाइनिंग उन्होंने खुद कराई थी, ब्रजेश पाठक, और भी लोग थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन महामंत्री थे, अगर केशव प्रसाद मौर्य को उन्होंने अपना मित्र बताया है, तो ये पार्टी के अंदर एक संदेश देने की कोशिश कि अभी वो इम्पोर्टेंट है और उनका कद है, और दूसरा संदेश देने की कोशिश पीडीए को लेकर भी निश्चित रूप से है कि केशव प्रसाद मौर्य जिस जाति से आते हैं, कि ये संदेश भी विपक्ष को और मतदाताओं को मिले। तो उन्होंने ये जरूर निशाना
एक तरह से लगाने की कोशिश की है, लेकिन अखिलेश यादव, चूंकि ये बात हुई थी और पहले भी हम लोगों ने की थी कि बहुत समय बाद सार्वजनिक मंच अखिलेश यादव जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के साथ अमित शाह शेयर कर रहे हैं, उस पर भी अखिलेश यादव की नजर थी। और ये बात अंततः जब इश्तेहार में या एडवर्टीजमेंट में फोटो नहीं आई या मित्र बताया उनको केशव प्रसाद मौर्य को अमित शाह ने, तो उन्होंने इस बात पर तंज किया और इस बहाने अपनी बात कही कि जिस तरह से बीजेपी में आपसी राजनीति है पार्टी के अंदर, उसको उसकी ओर भी उन्होंने संकेत किया। तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो भीतर की जो राजनीति है पार्टी के भीतर, वो कहीं ना कहीं सामने निकल कर आ रही है और उसी का नतीजा है कि अमित शाह ने केशव मौर्य को अपना मित्र बताया। भले ही विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में अभी 2 साल दूर है, पहले बिहार और पश्चिम बंगाल जो है वहां पे चुनाव होने हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में अगले 2 सालों में बहुत कुछ देखने को सुनने को मिलेगा। समीकरण नहीं बनेंगे और नए लोग चेहरे नजर आएंगे। देखना होगा प्रदेश अध्यक्ष किनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा संकेत होगा। और कि विधानसभा चुनाव के बाद जो नतीजा आएगा उसमें बीजेपी क्या करेगी। लेकिन जाहिर तौर पर दिलचस्प बयान और कयासबाजी और तंज जो है देखने को मिल रहा। तो राजनीति में इस तरीके के तंज जो है लोगों को लुभाते हैं और हम लोगों को चर्चा करने में भी थोड़ा रोमांच आता है। और राजनीति की यही खूबसूरती भी है शिल्पी और ललित, कि इस तरीके के ह्यूमर जो है वो राजनीति में बहुत कम हो गए हैं। तो अच्छा लगता है इस तरीके का तंज सुनना और हम लोग उस पर चर्चा भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ललित और शिल्पी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और हम किसी और विषय पे फिर चर्चा करेंगे। लेकिन दर्शकों से अपील है कि वो द फेडरल देश यूट्यूब चैनल पे जाएं। उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आपके जो सुझाव होंगे उसका हम स्वागत करेंगे। और आप द फेडरल देश यूट्यूब चैनल जरूर देखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ललित और शिल्पी। थैंक यू मनीष।